व्यक्ति की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ छोटी बड़ी समस्याएं जिनसे आदमी पूरी जीवन भर जूझता रहता है, कोई समाधान नजर नहीं आता। फाइलेरिया एक ऐसी ही बीमारी है, फील पांव, हाथी पांव। एक बार ये प्रॉब्लम होने के बाद आदमी सोचता है अब तो जिंदगी भर इस प्रॉब्लम को सहना ही पड़ेगा, ढोना ही पड़ेगा इस बीमारी को। फाइलेरिया यदि किसी को है तो हमने फाइलेरिया के पेशेंट अच्छे किए, अच्छे हुए, उसके बाद ही हमने कहना शुरू किया कि फाइलेरिया भी अच्छा होता है। लखनऊ के कैंप से हमने पहली बार कहना शुरू किया कि फाइलेरिया के पेशेंट अच्छे होते हैं। हाथों में बहुत कम व्यक्तियों को होता है, पैरों में अधिकांश व्यक्तियों को होता है, और ये पूर्वांचल में कुछ ज्यादा ही होता है। क्या करें आप फाइलेरिया के? भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट, और बहुत ज्यादा फाइलेरिया हो चुका है तो आप आधा घंटा भी कर सकते हैं कपालभाति, और आधा घंटा अनुलोम विलोम। 15 मिनट से आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा दोनों प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, भ्रामरी 3 से 5 बार, उद्गीत 3 से 5 बार, फिर थोड़ी देर प्रणव का, ओम का ध्यान। ये तो करना है प्रतिदिन योगाभ्यास फाइलेरिया के रोगियों को। ज्यादा वायु की चीजों से बचें। जिनको भी फाइलेरिया की प्रॉब्लम है, वात कारक चीजों का सेवन न करें। यदि हो सके तो थोड़ी दिन यदि चावल बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं तो आहार में चावल ही लिया जाता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी। यदि आपको फाइलेरिया है तो आप आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत थोड़ा लाभ होता है, जैसे त्रिफला गुग्गल, मेदोहरवटी, पुनर्नवादि मंडूर, काचनार गुग्गल, वृद्धि बाधिकावटी। इनको हम आवश्यकता अनुसार पेशेंट को देते हैं। काचनार गुग्गल, वृद्धि बाधिकावटी और पुनर्नवादि मंडूर माना कि एक एक गोली दीजिए उसको। या बहुत ज्यादा फैट है उसको तो मेदोहरवटी, पुनर्नवादि मंडूर और काचनार गुग्गल दे दिए। और पुनर्नवा का क्वाथ भी पी सकते हैं। पुनर्नवा उबाल करके पीने से फाइलेरिया में फायदा करता है, लेकिन ये सब दवा व्यर्थ है यदि प्राणायाम न किया जाए। और यदि प्राणायाम किया जाए तो 1% भी दवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। होता प्राणायाम ही से अच्छा है फाइलेरिया। प्राणायाम से आपका ठीक होगा, वक्त लगेगा, 6 महीना या 1 साल आपको लग सकता है। 2 दिन में मिटने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन फाइलेरिया आपका निश्चित रूप से ठीक होगा। बस आप नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय आप प्राणायाम कर सकते हैं। यदि आप रिटायर हैं, आपको वक्त है तो दोनों समय कीजिए, नहीं तो सुबह 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम रोज कीजिए आप, और देखना फाइलेरिया आपका ठीक हो जाएगा। पायरिया की प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा हम जो खाते हैं उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए याद रखें ज्यादा गर्म ना खाएं, ज्यादा ठंडा भी ना खाएं। आदमी चाहे गर्म गर्म पीता है या फिर एकदम कोल्ड ड्रिंक पीता है, फ्रिज का पानी पीता है, या फिर एकदम से सूप पीता है, ये दोनों ही खतरनाक है। बहुत से लोगों की तो आदत ही है, पहले फ्रिज का पानी पिएंगे और उसके बाद गर्म चाय पिएंगे। मन एकदम ठंडा पानी पिया उसके बाद एकदम गर्म, इससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा खाने से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इन्हीं कारणों से बन जाती है। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा ना खाइए, बॉडी टेम्परेचर से यही चीजें आपको खानी चाहिए। फिर यदि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें? यदि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप जितने भी आपके अंगुलियां हैं इनके टॉप भाग पर दबाएं। जितने भी अंगुलियां हैं इनके टॉप भाग पर आप दबाएंगे तो इससे दांतों का दर्द भी ठीक होगा। दांत के दर्द के लिए भी ये पॉइंट है, किसी को भी दांत का दर्द हो तो बस ये पॉइंट दबा देना दांत के दर्द के लिए।
और ये पायरिया के लिए। तो भाग पर दबाएं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट होते हैं। ऐसे दबाएंगे तो ऐसे दबाते वक्त यदि पेन हो तो समझ लेना आपके बाईं ओर यदि दर्द हो रहा है तो बाईं ओर आपके मसोड़े में, दांत में तकलीफ है। दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है तो दाहिनी तरफ के जबाड़े में तकलीफ है। तो भाग प्रदाहों पर नाखून खत्म होता है और ये मांस भाग प्रारंभ होता है, यहां से दबाना। ऐसे ही सभी अंगुलियों के अंदर जहां ऊपर से नाखून खत्म हुआ और मांस भाग प्रारंभ हुआ वहां दबाइए। ऐसे आप पकड़ करके ऐसे दबाएंगे, ये तरीका होगा। ये दांतों के दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट। दांत का दर्द भी ठीक होगा इससे और पायरिया भी आपका अच्छा होगा। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडी चीजें न खाएं और याद रखें भोजन करने के बाद कुल्ला जरूर करें। आदमी आलस्य में, प्रमाद में हाथ भी ठीक से नहीं धोता और बहुत से लोगों की तो आदत ही है बस खाना खाने के बाद टेबल पर ही हाथ धो लेते हैं और दांत तो साफ ही नहीं करते। जब भी आप नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, जब भी कुछ खाते हैं तुरंत दांत साफ कीजिए। क्या आपको पता है पायरिया इसीलिए होता है अक्सर लोगों को? ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा खाना एक कारण है, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आदमी दिन भर खाता रहता है और मुंह साफ करता ही नहीं। कुछ तो मुंह साफ करने के नाम पर भी और कुछ खा लेते हैं, जैसे गुजरात में मुखवास, खाने के बाद मुंह साफ किया फिर ऊपर से और कुछ ऊपर से मुंह में डाल लिया। तो दांतों में कुछ ना कुछ उलझा ही रहता है और वो दांतों के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर वो खाद्य पदार्थ, वो खाने की चीजें पड़ी रहती है और सड़ जाती हैं, उसी से फिर बाद में पायरिया पैदा हो जाता है। इसलिए याद रखिए जब भी आप नाश्ता करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, आप यदि 4-5 बजे भी बहुत से लोग और खाते ही रहते हैं कुछ तो दिन भर ही, जब भी आप खाएं पहली बात है कि बार बार खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सुबह के नाश्ते में और दोपहर के भोजन में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए और दोपहर के भोजन में और शाम के भोजन में कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। इससे आप कभी फिर बीमार पड़ेंगे ही नहीं, पायरिया की प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। खास बात, यदि आपको पायरिया हो चुका है तो आप एक मंजन भी प्रयोग करना और ये जिन सावधानियों को हमने बताया इन सावधानियों को पूरा रखना और ब्रश कभी भी यूं नहीं करना। ऐसे ब्रश करने से आपके दांत और मसोड़े बेकार हो जाते हैं, इसलिए ब्रश को ऊपर नीचे इस तरह से घुमा करके ब्रश कीजिए, बहुत धीरे धीरे। क्यों ब्रश नहीं करना चाहिए और घूमते फिरते ब्रश नहीं करना चाहिए, एक जगह खड़े होकर के आपको ब्रश को बहुत ध्यान से करना चाहिए, इतना ध्यान जरूर दें। योग यात्रा में अब तक आपने देखा फाइलेरिया और पायरिया का समाधान। योग यात्रा में आगे है प्रोस्टेट की समस्या के लिए प्राणायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम और आयुर्वेद से रोगों में लाभ। एक बहुत बड़ी समस्या खास करके वृद्ध व्यक्तियों को जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की समस्या। बड़ी उम्र में अक्सर 40-50 के बाद ही बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं। नॉर्मल साइज होना चाहिए लगभग 20 ग्राम के आसपास, तो किसी का 30, किसी का 40, फिर 50-60 ग्राम तक हो जाता है। तो प्रोस्टेट बढ़ गए तो क्या करें? गदूद बढ़ना जिसको बोलते हैं आम भाषा में, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए, गदूद के लिए क्या करें? बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। मुख्य अभ्यास कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम के करने से
प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना। बहुतों को तो प्रोस्टेट कैंसर तक हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर हो या गदूद की समस्या, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, यहां तक कि कैंसर तक की स्थिति में भी लाभ होता है प्राणायाम से। यदि किसी को प्रोस्टेट का कैंसर भी हो गया है, उसमें भी हमने देखा तुलसापत्र, गिलोय का रस, गेहूं का जवारा, थोड़ी आयुर्वेदिक दवा और कपालभाति प्राणायाम, इतना करने से गदूद का कैंसर भी अच्छा होता है। फिर सामान्य रूप से यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बहुमूत्र की शिकायत है, तो कपालभाति प्राणायाम और गोमुखासन, कपालभाति प्राणायाम और गोमुखासन करने से, गोमुखासन आप 2-2 मिनट करके 4-5 मिनट कर लेना दोनों तरफ से, गोमुखासन, और कपालभाति प्राणायाम आपको 15 मिनट करना है। और यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसको वरुण मुद्रा में बैठ करके ऐसे करना। ये लास्ट वाली उंगली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को यूं मिला देना। तो इसमें वरुण मुद्रा में बैठ करके और आप करना कपालभाति प्राणायाम। ये 15 मिनट। फिर ये सबसे छोटी उंगली, इसको यूं दबाना, इसके टॉप भाग, सबसे छोटी वाली उंगली दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दबाना, इसको यूं दबाना, छोड़ना। सबसे छोटी उंगली को दबाएं और साथ ही में हथेली के बीच में दबाएं। ये दो मुख्य पॉइंट। हथेली के बीच में ये किडनी का पॉइंट। यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम, किडनी की कोई भी समस्या, ये बीच में दबाना, 1 से 5 मिनट अधिकतम, और सबसे छोटी उंगली के ऊपर दबाना। ये 2 पॉइंट दबा लेना दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। जो बच्चे भी रात को पेशाब करते हो उनके लिए भी ये समाधान है। चंद्र प्रभावटी 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, उनको 1 गोली दे दीजिए आप सुबह ही नाश्ते के बाद। रात को 1 चम्मच तिल खिला दीजिए उनको, और ये पॉइंट दबा देना सबसे छोटी उंगली या टोक पर, और यहां पर ये दबा देना बीच। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये दबाना। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्रोस्टेट में लाभदायक कपालभाति प्राणायाम। योग यात्रा में आगे है वेरिकोज वेन्स के लिए योग। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर से प्रोस्टेट की समस्या में लाभ। जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, फिर यदि वो पैर थोड़े ऊंचे करके सोते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो हार्ट साइड में इजीली हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि हमेशा पैर ऊपर करके। परमात्मा ने आपके पैर नीचे किए, सिर ऊपर किया है, तो आपको पैर तो नीचे रखने पड़ेंगे। आप यात्रा में जाते हैं या जैसे ही थोड़ा खड़े होकर के ज्यादा काम करते हैं, और माताओं बहनों को तो आजकल रसोई का सिस्टम ही ऐसा हो गया कि खड़े होकर के पकाना, फिर खड़े होकर के ही खाना, खड़े ही होकर के बर्तन साफ करना, सारा मामला ही चौपट हो चुका। पहले चौके में बैठ करके भोजन करते थे भारतीय पद्धति से, और माताएं नीचे बैठ करके भोजन बनाती थी, तो उनको पैरों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आजकल पैर मुड़ते ही नहीं है, इसलिए 35 साल में ही, 40 साल में ही बहनों, बेटियों को, माताओं को पैरों में, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। क्या करें आप वेरिकोज वेन्स के लिए? पहली बात, प्राणायाम करें। प्राणायाम से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम के करने से 3 से 6 महीने में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। थोड़ा समय तो लगेगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिनमें वक्त लगता है। अब जैसे कैंसर है तो 1 दिन में नहीं मिटेगा, उसमें 3 से 6 महीने का, और बहुत ही ज्यादा असाध्य कोटि का रोगी है तो 1 साल भर का भी समय लग जाता है।
पोलियो में भी वक्त लगता है, पैरालिसिस में भी किसी का 1 महीने में, और किसी का मान लीजिए 10-15 साल पुराना पैरालिसिस था तो उसको तो वक्त लगेगा ही थोड़ा। वेरिकोज वेन्स की पेशेंट को भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी 100%। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य रूप से 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट दोनों समय करना, साथ में दूसरे प्राणायाम का पूरा पैकेज करना ही है। गुलाटी नोएडा से प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा जी मैं पिछले 6 साल से मस्कुलर डिजनरेशन से पीड़ित हूँ, कृपया मुझे योग और औषधि से बीमारी का समाधान बताएं। देखिए, जो मस्कुलर डिजनरेशन है इसके लिए प्राणायाम अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा बेहतर फायदा करता है। हमने देखा है कि भस्त्रिका अनुलोम विलोम से बॉडी का एनाबॉलिज्म रेट जो है वो नॉर्मल होता है और कपालभाति से कैटाबॉलिज्म। तो जितने भी ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या जो शरीर के अंदर डिजनरेशन किसी भी तरह की, वो तभी होते हैं जब हमारा जो इंटरनल एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, जब हमारे बॉडी के सेल्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो आप भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करें, ब्राह्मणी उद्गीत भी 7 से 11 बार करें। यूँ आयुर्वेद में अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावर और अष्टवर्ग की औषधियों के प्रयोग हैं जो आपको मस्कुलर डिजनरेशन में विशेष लाभप्रद होते हैं। वो वैद्यकीय सलाह से आप ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मस्कुलर डिजनरेशन में लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसएलई जैसे रोग भी योग से अच्छे हुए हैं। आप भी निराश न हो, आशा और विश्वास रखें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। योग यात्रा में आज आपने देखा विविध रोगों का समाधान प्राणायाम।